हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। मैं हूं अरविंदर सिंह। वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी, ये दो जो पेपर आपके होने वाले हैं, इन दोनों पेपर में आपका जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट है, यानी कि पशुपालन संबंधी पार्ट है, वो दोनों एग्जाम में आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर वाले पेपर में जो एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट आएगा वो एग्रीकल्चर के पार्ट के रूप में आएगा। मतलब जो पशुपालन है वो कृषि के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन जो पशुधन प्रसार अधिकारी है वहाँ पर काफ़ी वाइड फॉर्म में आएगा। तो उसका सिलेबस क्या होगा, क्या हो सकता है, उस पर मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा। फिलहाल आप आज समझिए कि मतलब पशुपालन कोई भी पेपर हो, पशुपालन से संबंधित बेसिक क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ये बेसिक बातें आप सभी को पता होनी जरूरी हैं। तो मैं एक ये जो बॉक्स आपके सामने लेके आया हूँ, तो बहुत सारी बातें आपको बॉक्स में मिलेंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो बॉक्स के बाहर मिलेंगी। तो जो बाहर मिलेंगी मैं आपको बता दूंगा, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, तो हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन को आपको वीडियो के नीचे पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो जी ये एक टेबल बना है, यहाँ पर पशु का नाम चल रहा है। इसके बाद ये पशुओं का समूह क्या कहलाएगा, वयस्क नर क्या कहलाएगा, वगैरह वगैरह। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पशुओं का समूह यानी कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देखिए, अगर गाय एक होती तो गाय बोलते हैं, गाय का समूह जो होता है वो उसको बोलते हैं हर्ड्स बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिए, गाय के समूह को हर्ड्स बोलेंगे, भैंस के समूह को हर्ड्स या गैंग भी कहते हैं। भेड़ के जो समूह है उसको फ्लॉक या ड्रोव कहते हैं। दोनों बहुत पूछेंगे, महत्वपूर्ण है। तो भेड़ के समूह को फ्लॉक या ड्रोव बोलेंगे, बकरी को फ्लॉक या बेनेट कहते हैं। तो फ्लॉक दोनों में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर ड्रोव हुआ है, साथ में बेनेट भी यूज हुआ है। मुर्गा फ्लॉक कहलाता है। सुअर का जो ग्रुप होता है उसको सल्यूथ कहते हैं, सल्यूथ। घोड़े में हर्ड कहते हैं, ऊंट में भी फ्लॉक कहते हैं, हर्ड कहते हैं। और उसके बाद जो एक और बोलते हैं ट्रेन कहते हैं, इसको ट्रेन। ठीक है जी। खरगोश में बोलते हैं बुरी, बुरी कॉलोनी या नेस्ट वार्न भी कहते हैं खरगोश के ग्रुप को। तो सवाल क्या बनेगा, हर्ड्स किस किस का ग्रुप होता है? गाय का होता है, भैंस का होता है, घोड़े का होता है और उसके बाद ऊंट का होता है। ठीक है जी। फ्लॉक किस किस के ग्रुप को बोलते हैं? फ्लॉक भेड़ को बोलते हैं, बकरी को बोलते हैं, मुर्गे को बोलते हैं, ऊंट को बोलते हैं। तो ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन सिंपल बनता है कि भी भैंस के ग्रुप को क्या बोलेंगे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि हर्ड्स किस किस के ग्रुप को बोलते हैं, फ्लॉक किस किस के ग्रुप को बोलते हैं, ड्रॉव किसके ग्रुप के लिए यूज होता है। तो ये तो वो थे जो आपके पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। आता तो खरगोश भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको खरगोश के बारे में बता दिया थोड़ा सा। अब जो डॉग्स होते हैं यानी कि जो कुत्ते होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। ध्यान रखना, इनके ग्रुप को बोलेंगे पैक या कैनल बोलते हैं। जो डॉग का ग्रुप है इसको हम बोलेंगे पैक या हम इसको बोलेंगे कैनल। ठीक है जी। जो यंग डॉग होते हैं, युवा डॉग, उनके ग्रुप को बोलते हैं लिटर, उनके ग्रुप को बोलेंगे लिटर। ये आपको नोट करना पड़ेगा। जो कैट्स होती हैं, बिल्लियां, बिल्लियों के ग्रुप को बोलते हैं क्लाउडर। ये भी ध्यान रखना, बिल्लियों के ग्रुप को बोलेंगे आप क्लाउडर। उसके बाद लॉयन जो होते हैं, लॉयन के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड, प्राइड ग्रुप ऑफ लॉयंस। ग्रुप ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स का ग्रुप कहलाता है स्ट्रीक, STREAK, स्ट्रीक, जो ग्रुप ऑफ टाइगर है। ग्रुप ऑफ एलिफेंट, हाथियों का ग्रुप, ये भी हर्ड कहलाता है, HERD, हर्ड कहलाएगा। उसके बाद ग्रुप ऑफ स्नेक, सांपों का ग्रुप डेन कहलाता है, DEN, डेन, या इसको पिट भी कहते हैं, PIT, पिट, तो इसको हम पिट भी बोलेंगे। उसके बाद जो रैटल स्नेक्स होते हैं, रैटल स्नेक्स, इनके ग्रुप को बोलते हैं रुम्बा, ये कहलाता है रुम्बा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको नहीं दिए थे, मैंने बोल बोल के लिख दिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आता है वयस्क नर यानी कि अडल्ट मेल। यानी कि अडल्ट मेल क्या कहलाता है? गाय का बुल होता है, भैंस का बुफेलो बुल होता है, भेड़ का राम होता है। और एक और बात ध्यान रखिए, भेड़ का जो राम होता है यूके में इसे टप बोलते हैं। यूके में जो भेड़ है, भेड़ का जो मेल यंग है उसको टप, TUP, टप बोलते हैं। बकरी का जो मेल होता है इसको बक या बिल्ली कहते हैं, बक या बिल्ली, इसको वीदर भी कहते हैं, वीदर। वीदर वो होता है जिसका बधियाकरण यानी कि कैस्ट्रेटेड हो चुका होता है।
इसके बाद मुर्गा का मेल कॉक होता है, सुअर का बोर होता है, और घोड़े का स्टालिन होता है, ऊंट का बुल होता है ना, ऊंट के जो ग्रुप है उसको भी हम बुल कहते हैं, और जो खरगोश होता है इसका जो होता है वो उसको हम कॉनी कहते हैं। इसके अलावा एलिफेंट को भी बुल कहते हैं, एलिफेंट मेल को। जो मेल हिरण है डियर उसको बोलते हैं स्टैग, ये बहुत पूछा गया है, स्टैग या बक कहते हैं, स्टैग या बक, ठीक है जी। रैट के ग्रुप को बक्स बोलते हैं, यानी कि चूहों के ग्रुप को। कैट के ग्रुप जो यंग मेल को कैट के यंग मेल को टॉम बोलते हैं, और बियर के यंग मेल को, बियर मतलब कि जो भालू है उसको बोर्स कहते हैं, बोर्स। तो ये आप ध्यान रखना किसके यंग मेल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद अडल्ट फीमेल, अब फीमेल पे आ जाइए। जो काव का फीमेल होता है वो काव होगा, गाय होता है। बुफेलो का शी बुफेलो होता है, ठीक है जी। उसके बाद भेड़ का यू होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन में यू बोलते हैं, ठीक है जी। बकरी का डो होता है, DOE डो होता है। मुर्गे का हैन होता है, सुअर का सो होता है, घोड़े का मेर होता है, ऊंट का जो फीमेल होता है सो उसको भी काव बोलते हैं, खरगोश में डो बोलते हैं। उसके बाद फीमेल एलिफेंट जो होती है, फीमेल एलिफेंट उसको भी काव बोलते हैं। फीमेल जो हिरण होता है डियर उसको डो बोलते हैं, डो, या उसको हिंड भी कहते हैं, ठीक है जी। बियर यानी कि जो भालू होता है फीमेल उसको सोज बोलते हैं, उसको सो बोलेंगे। रैट को डोज बोलते हैं, DOS डोज। कैट को क्वीन बोलते हैं, जो बिल्ली फीमेल बिल्ली होती है उसको हम क्वीन बोलेंगे। लॉयन को लॉयनेस बोलेंगे, टाइगर को टाइग्रेस बोलेंगे। तो ये कुछ वर्ड हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए युवा, ये अडल्ट मेल हो गया। उसके बाद युवा नर पे आ जाइए। तो जो युवा नर है वो गाय का कहलाता है बुल काफ। उसके बाद भैंस का बफेलो बुल काफ। राम का राम मतलब कि भेड़, राम लैम्ब होता है। बकरी का किड होता है, और मुर्गे का कॉकरेल मोर देन 1 ईयर, ठीक है जी। और उसके बाद सुअर का बोरलिंग कहलाता है, घोड़े का कोल्ट कहलाता है, ऊंट का बुल काफ कहलाता है, खरगोश का बक कहलाता है। इसके अलावा एलिफेंट के जो युवा नर है उसको भी काफ कहते हैं। उसके बाद हिरण में फॉन बोलते हैं, हिरण में फॉन FAWN फॉन, या किड बोलते हैं, किड, या इसको काफ CALF काफ भी कहते हैं। बियर भालू में कब बोलते हैं। उसके बाद रैट में जो रैट चूहा होता है उसमें किटन बोलते हैं, किटन, रैट में किटन बोलेंगे, ठीक है जी। कैट में भी किटन बोलते हैं। लॉयन में कब बोलते हैं, कब, ठीक है जी। टाइगर में भी कब बोलेंगे। जो डॉग होते हैं डॉग्स में बोलते हैं पपी, उसमें उसको हम पपी बोलेंगे। तो उसके बाद आ जाइए युवा मादा पे। जो युवा मादा होगी है ना, वो युवा मादा गाय में कहलाएगी हीफर, और उसके बाद भैंस में हीफर, यहाँ पर यूलैम्ब, यहाँ पर गॉटलिंग या डोलिंग। उसके बाद मुर्गे में कहलाएगी पलेट। उसके बाद यहाँ पर कहलाएगा आपका गिल्ट, यहाँ पर फिली, यहाँ पर हीफर, यहाँ पर बनी, यहाँ पर हम उसको बनी ही बोलते हैं, ठीक है जी। इन सब के बाद अगला आता है बदियाकरण, यानी कि कैस्टेरेटेड। बदियाकरण क्या होता है? देखिए बदियाकरण मैं आपको डेफिनेशन दूं पहले। बदियाकरण एक सर्जरी होती है, या तो ये सर्जरी होगी या फिर केमिकल प्रोसेस होगा, जिसके द्वारा जो मेल एनिमल है, मेल एनिमल जो है उसको इस प्रकार से कर दिया जाता है कि वो अब बच्चे पैदा करने योग्य नहीं रहता। उसको जो है ऐसा डिसइफेक्टिव किया जाएगा कि उसकी जो प्रजनन शक्ति है, यानी कि जो प्रोक्रिएशन पावर है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। अब ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए फीमेल में कभी नहीं करेंगे, फीमेल से बच्चे प्राप्त करने होते हैं, हमेशा मेल से करेंगे। और मेल से ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मेल से मांस अच्छा मिले। मेल से अगर आपको मांस यानी कि मीट अच्छा लेना है तो उसके लिए हम इसको हमेशा करेंगे, बात ध्यान रखिए, ठीक है जी। फिर जो सर्जरी जो भी होती है इसमें एक चलता है, पहला चलता है शल्य चिकित्सा, जिसको हम सर्जरी भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो अंडकोश होते हैं मेल के, यानी कि जो टेस्टिकल होते हैं, टेस्टिकल के ऊपर की जो चमड़ी होती है, चमड़ी उसको काट देते हैं। टेस्टिकल के ऊपर की जो चमड़ी उसे काट देते हैं तो क्या होता है कि टेस्टिकल में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई रुकने के बाद क्या होता है कि वो सूख जाते हैं, तो फिर वो जो है वो उसकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है। पहली ये है, ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। दूसरी एक और है
जिसको हम बोलते हैं बाडिजो कॉस्ट्रेटर, इसको बाडिजो कॉस्ट्रेटर भी हम कहते हैं, कॉस्ट्रेटर। अब बाडिजो कॉस्ट्रेटर क्या है, इसमें क्या होता है कि एक बाडिजो कॉस्ट्रेटर एक यंत्र होता है, उस यंत्र से क्या करते हैं कि जो अंडकोश होते हैं ना, अंडकोश मेल के, इनके अंडकोश में जो एक कॉर्ड जुड़ी होती है, उसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं उसको। स्पर्मेटिक कॉर्ड को इस जो बाडिजो कॉस्ट्रेटर एक यंत्र होता है, इससे दबा देते हैं जोर से। तो जैसे जोर से दबाते हैं तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो एक तरीके से दब जाती है, तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो ब्लड सप्लाई जैसे रुक गई, वैसे ही जो मेल के टेस्टिकल होते हैं, मेल टेस्टिकल में ब्लड सप्लाई रुक जाने के बाद वो सूख जाते हैं, तो ये जो है इसकी प्रोक्रिएशन पावर जो है वो समाप्त हो जाती है। तीसरा जो फेमस है बहुत, वो है रबड़ के छल्ले। ये बहुत चलता है, यूरोप में चलता है। इसमें क्या करते हैं कि जो मेल टेस्टिकल होते हैं ना, मेल टेस्टिकल, वहाँ पर रबड़ का छल्ला जो है वो डाल दिया जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि रबड़ का छल्ला डालने के बाद वो ये रबड़ का छल्ला टाइट होता जाता है। जब ये टाइट होता जाता है तो स्पर्मिक जो कॉर्ड होती है, स्पर्मिक कॉर्ड में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि ब्लड का दौर जब खत्म हो जाता है तो अंडकोश जो है, यानी कि जो टेस्टिकल हैं, वो पूर्णतः सूख जाते हैं। सूखने के बाद फिर ये मतलब जो अंडकोश के बाद जब वो पूर्णतः सूख गए, यानी कि वो बहुत छोटे हो गए साइज में, तो उसके बाद क्या होता है, रबड़ का छल्ला अपने आप ही गिर जाता है। तो ये जो तीसरा मेथड है ना, यूरोप में यूज होता है। इससे क्या होता है, इससे पशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब आ जाइए कि जो कास्ट्रेटेड है वो क्या क्या कहलाएगा। कास्ट्रेटेड जो है वो काऊ में कहलाता है बुलॉक, यानी कि स्टीयर, और भैंस में बुफेलो बुलॉक स्टीयर, भेड़ में वीडर कहलाएगा, बकरी में कास्ट्रेटेड बक कहलाएगा, मुर्गा में कैपॉन, सुअर में हॉग या स्टेक कहलाएगा, घोड़ा में हॉर्स कहलाएगा, घोड़ा में उसको हॉर्स ही कहते हैं, ऊंट में उसको स्टीयर बोलते हैं। खरगोश में हम नहीं करते हैं, क्योंकि खरगोश में क्यों करना हमने, खरगोश तो वैसे जंगली जीव है, लेकिन खरगोश को हम यहाँ पर लेके आ गए। ठीक है जी। मांस यानी कि मीट, मीट जो होता है, गाय के मीट को बोलते हैं बीफ, भैंस के मीट को बोलते हैं बफन, भेड़ को मटन, बकरी को चैवन, और मुर्गे को चिकन, पॉर्क और बेकन। यहाँ पर दो वर्ड यूज करते हैं, पॉर्क और बेकन। जो नमकीन मीट है वो बेकन कहलाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद घोड़े का मीट हॉर्स मीट या चैवलिन कहलाता है, जनरली काम में नहीं लेते हैं इसको। ऊंट का मीट हिलीब गिल कहलाता है, जनरली इसको काम में भी नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ अरेबियन कंट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। और जो खरगोश का मीट होता है उसको वाइट मीट बोलते हैं। याद रखना, मांस का रंग जो होता है, मांस का रंग लाल होता है ना जनरली, मांस का रंग जो होता है वो मायोग्लोबिन पर निर्भर करता है। मांस का रंग किसकी वजह से लाल होता है, तो मायोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। ऊंट का मीट जो है वो जिबूती, सोमालिया, मिस्र, सऊदी अरब, कजाकिस्तान इस क्षेत्र में खाया जाता है। लाल मांस में कौन सा विटामिन मिलता है, तो B12 विटामिन हमको लाल मांस में मिलेगा। इसके अलावा हिरन के मीट को बोलते हैं वेनिसन, वेनिसन हिरन का मीट है। जिराफ के मीट को बोलते हैं स्टीक, STEAK स्टीक बोलते हैं, या वेनिसन भी बोलते हैं। फिश को फिश ही बोलते हैं, है ना। तो ये इनके मीट को हम क्या क्या बोलेंगे। उसके बाद बच्चा देने की क्रिया, यानी कि जो बर्थ प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, चाइल्ड बर्थ। तो बच्चा देने की प्रक्रिया गाय में कहलाती है आपकी काविंग, काविंग बोलते हैं, भैंस में काविंग, भेड़ में लैम्बिंग, बकरी में किडिंग, बहुत पूछा गया है। मुर्गे में बच्चा नहीं अंडा आएगा, हैचिंग कहलाएगा। सुअर में फैरोइंग कहलाएगा, घोड़ा में फूलिंग कहलाएगा, ऊंट में काविंग कहलाएगा, खरगोश में भी काविंग कहलाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एक बात ध्यान रखना, ये सारे जीव जो बच्चा देते हैं ये बच्चा बैठ के देते हैं, लेकिन जिराफ एक ऐसा जीव है, जिराफ जो हमेशा बच्चा खड़ा होकर देता है। ठीक है जी। और उसका जो प्रेग्नेंट टाइम पीरियड होता है वो 15 महीने का भी होता है जिराफ का। ठीक है। चलिए जी, ये तो बात थी कि बच्चा, है ना। फिर यौन क्रिया, है ना। तो यौन क्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, यानी कि कॉपुलेशन जो है, यौन क्रिया को कॉपुलेशन बोलते हैं। कॉपुलेशन क्या कहलाता है, तो गाय में कॉपुलेशन कहलाता है सर्विंग, भैंस में सर्विंग, भेड़ में टपिंग, बकरी में सर्विंग। ठीक है जी। और मुर्गा सर्विंग, और सुअर फाउलिंग, और घोड़े में कवरिंग, और ऊंट में लखाना,
और यहाँ भी क्या कहलाएगा, सर्विंग। तो मैक्सिमम में क्या आ गया, सर्विंग आ गया। ठीक है जी। जो नए बच्चे जन्म लिए हैं यानी कि न्यू बेबी बॉर्न है वो क्या कहलाते हैं, गाय का काफ होता है, भैंस का काफ होता है, भेड़ का लैम्ब होता है, बकरी का किड होता है, मुर्गे का चिकन या पुलेट होता है, और सुअर का पिगलेट होता है, घोड़े का फोल या कोल्ट होता है, और उसके बाद ऊंट का जो होता है ये काफ होता है, और खरगोश का किट होता है। इसके अलावा जो न्यू बेबी बॉर्न है, जिराफ के न्यू बेबी को काल्व्स कहते हैं, जिराफ का जो न्यू बेबी बॉर्न है। एलिफेंट में काफ कहते हैं। उसके बाद टाइगर में कब कहते हैं, टाइगर में कब, और लॉयन में भी कब कहते हैं। मंकी में इन्फेंट बोलते हैं, मंकी में यानी कि बंदर का जो न्यू बेबी बॉर्न है उसे इन्फेंट बोलते हैं। कैट में किटन बोलते हैं, किटन, KITTEN, किटन। ठीक है जी। डियर में यानी कि हिरण में किड बोलते हैं। बियर, भालू में कब बोलते हैं। डॉग यानी कि कुत्ते में उसको पपी भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट आइए गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। गाय में 60, भैंस में 60, भेड़ में 54, बकरी में 60, मुर्गी में 78, और उसके बाद 38, 64, 70, 44। ठीक है जी। फिर आ जाइए आप साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। तो वैज्ञानिक नाम में आप आ जाइए, तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है, गाय दो तरीके की होती है, एक थुई वाली है ना, इसको बोलते हैं बोस इंडिकस, इसको बोस इंडिकस बोलते हैं। ठीक है जी। और जो दो थुई वाली होती है, ऐसे एक थुई के बाद दूसरी थुई, है ना, सॉरी दो थुई वाला हिरण होगा, ऊंट होगा। यहाँ पर एक थुई की गाय मिलती है या बगैर थुई की मिलती है। तो जो बिना थुई वाली है उसको बोस टोरस कहते हैं, बोस टोरस। ठीक है जी। भैंस को भैंस को हम बोलेंगे बुबलस बुबालिस। उसके बाद आगे भेड़ को हम कहते हैं ओविस एरिस, भेड़ को हम ओविस एरिस बोलते हैं। बकरी को हम बोलते हैं केप्रा एगेग्रस हिकर्स, केप्रा एगेग्रस हिकर्स बोलते हैं। उसके बाद मुर्गे में जाएंगे तो मुर्गे का साइंटिफिक नेम होता है गैलस डोमेस्टिक्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका होता है सुअर में नाम होता है सुसस्क्रॉफ डोमेस्टिक, सुसस्क्रॉफ डोमेस्टिक बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे घोड़े में होता है इक्विस कैबलस बोलते हैं। उसके बाद आपका आ गया ऊंट एक थुई वाला और दो थुई वाले होते हैं। ठीक है जी। जो एक थुई वाला है जो आपका हम्ड कैमल है, एक थुई वाला, इसको बोलते हैं कैमलस ड्रोमेडेरियस, इसको कैमलस ड्रोमेडेरियस बोलते हैं। जो दो थुई वाला होता है उसको बोलते हैं कैमलस बैक्टीरियस बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है खरगोश को बोलते हैं ऑरिक्टोलेगस, इसको ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस बोलते हैं, ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। फिर हर किसी का अपना एक कुल होता है, फैमिली होती है, मैंने बताया था आपको। तो कुल यानी कि फैमिली, अगर फैमिली की बात करें तो गाय की बोविडाए हैं, भैंस की बोविडाए हैं, भेड़ बोविडाए हैं, बकरी बोविडाए हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो मुर्गा है, मुर्गा में होता है फेशनडाए हैं मुर्गा में। ठीक है जी। उसके बाद सुअर में सुडाए हैं, हॉर्स में हॉर्सेस हैं। ठीक है जी। और या हेरोस भी बोलते हैं, हेरोसिस इसको। और उसके बाद कैमल में कैमल डाई है, कैमल डाई। और यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए था, खरगोश का जो होता है, खरगोश को लेपर्डाई बोलते हैं, लेपर्डाई। ठीक है जी। तो ये तो था इनका जो फैमिली नेम है। उसके बाद आ जाइए मधचक्र और मधकाल। तो सबसे पहले आप अंतर समझ लीजिए कि मधचक्र या मधकाल किसे बोलते हैं। देखिए सबसे पहले मधकाल क्या होता है। मधकाल ये है आपका, ये मधकाल क्या होता है, यानी कि इसको बोलते हैं एस्ट्रस पीरियड बोलते हैं, है ना। मधकाल क्या होता है कि जब मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती है तो उसे हम बोलते हैं मधकाल बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि मादा पशु का गर्मी में आना या पाली में आना। इसकी पहचान किससे करते हैं, इसकी पहचान करते हैं टीजर बुल से। बहुत बार सवाल पूछा है कि मादा पाली में है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, टीजर बुल से करेंगे। एक और बात ध्यान रखना, जो मादा है इसका नर पशु से संभोग इसी समय करवाना चाहिए जब ये मधकाल में है, और मधकाल के भी बिल्कुल अंत में कराना चाहिए। अंत से थोड़ा पहले करवा सकते हैं, है ना आप।
और मध चक्र क्या है? दो मधकाल के बीच का जो अंतर होता है उसे मध चक्र बोलते हैं। तो मधकाल यानी कि गाय में मधकाल 8 से 24 घंटे रहता है, भैंस में 12 से 36 घंटे रहता है। उसके बाद आपका आएगा भेड़ में 24 से 48 घंटे रहता है, बकरी में 24 से 72 घंटे रहता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो मुर्गा है, मुर्गा यहाँ यानी कि पक्षी इसमें नहीं होता है। फिर उसके बाद सूअर में 24 से 120 घंटे रहता है यहाँ पर। इसके बाद आपका घोड़ा में 12 से 36 घंटे रहता है। और जो ऊँट होता है 1 से 7 दिन रहता है, ये ध्यान रखना, सबसे लंबा ऊँट का है। खरगोश में भी 14 से 16 घंटे रहता है, यानी कि एक बार जब पाली में आएगा तो इतने समय तक पाली में रहेगा। दोबारा पाली में कब आएगा? एक पाली से दूसरी पाली तक के बीच के समय को बोलते हैं मधचक्र। यानी कि अब पाली में आया तो गाय दोबारा आएगी 21 दिन बाद, भैंस 21 दिन बाद। ये डेज में है, ये आवर्स में थे और ये जो है ये डेज में है, ठीक है जी। उसके बाद भेड़ 16 दिन बाद, बकरी जो है वो 16 दिन बाद, सूअर 21 दिन बाद, घोड़ा 21 दिन बाद, ऊंट 14 दिन बाद, खरगोश 14 से 16 दिन बाद। तो अब होता क्या है कि जब पशु मधकाल में आता है तो इसको नर पशु से संभोग कराते हैं, तो फिर अंडोसर्जन बनता है, यानी कि टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन टाइम जो इन पशुओं में आपका होगा वो यहाँ पर होता है 7 से 14, यहाँ पर 4 से 30, यह मधकाल के अंत में होता है ना। ये आपको आवर्स में है, मधकाल के अंत में है, मधकाल के अंत में है, ठीक है जी। और यहाँ पर भी मधकाल के अंत में आएगा, ये खाली है, मधकाल के अंत में डाल देना आप यहाँ पे। और जो ऊँट है 9 से 12 घंटे में होता है, और यहाँ पे 18 से 24 घंटे में होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आ जाइए तो यौवन आयु, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कि पबर्टी स्टेज, यानी कि यौवन आयु। यौवन आयु क्या होती है? अब देखो किस में यौवन आयु कब आएगी, ये दिया गया है मंथ में, लेकिन यौवन आयु की डेफिनेशन सुनिए। यौवन आयु पशुओं में वयस्कता का पहला लक्षण है। वयस्कता मतलब अडल्ट, पशुओं में अडल्ट होने का पहला फीचर, पहला लक्षण जो होता है वो यौवन आयु यानी कि पबर्टी एज होता है। इसमें क्या होता है कि पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। जो पशुओं के जितने भी जनन अंग होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि जो मादा है वो गर्भ धारण के योग्य हो जाती है, मादा में अंडाणु बनने लग जाते हैं, यानी कि ओवरी बनने लग जाती है, और जो मेल है उसमें वीर्य निर्माण होने लग जाता है, यानी कि मेल में सीमन बनना शुरू हो जाता है। तो अब इसको हम कितना समय है, तो गाय में 12 से 14, ये यूरोपियन का है, इंडियन का 24 से 30 है, ठीक है जी। भैंस में 24 से 30 है, भेड़ में 4 से 12 महीने, और बकरी में 4 से 8 महीने। और उसके बाद मुर्गे में, ये मुर्गी का बहुत पूछा गया है, मुर्गे में होता है 5 से 6 महीने का, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए सूअर में 3 से 7 महीने, घोड़ा 12 से 15 महीने, ऊँट 36 से 48 महीने, और खरगोश में 3 से 4 महीने। अब पशुओं को गर्भित करने का समय, यानी कि मादा पशु को गर्भित कब करना चाहिए? यहाँ पर मधकाल के अंत में, यानी कि एंड ऑफ द ऑस्टेरस। मैंने बताया था ना कि मधकाल के अंत में सबसे ज़्यादा, मतलब मधकाल के अंत में 70% जो है वो सक्सेस हो जाता है। मधकाल के अंत में, मधकाल के अंत में, सारे मधकाल के अंत में है, ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है जी। गर्भकाल यानी कि कितने समय तक इनका गेस्टेशन पीरियड होता है। गाय का होता है 282 दिन, भैंस का 310 दिन, और उसके बाद भेड़ का 147 प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा, बकरी में 151 दिन, मुर्गी में 21 दिन। उसके बाद आपका आएगा तो सूअर में 111 से 116 दिन, घोड़े में 330 से 345 दिन, ऊँट में 379, सबसे ज़्यादा इसी का है, और खरगोश में मात्र 31 दिन का आता है, ठीक है जी। टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, पशुओं को गर्भित करने का सही समय होता है मधकाल के अंत में। जनरली पशुओं को आर्टिफिशियल इंसामिनेशन से गर्भित करते हैं। आर्टिफिशियल इंसामिनेशन मतलब कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं इसको। अधिकतर पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसामिनेशन से ही गर्भित करते हैं। आर्टिफिशियल जो इंसामिनेशन है, इसकी शुरुआत जो वर्ल्ड में मानी जाती है कि वर्ल्ड में इसकी शुरुआत लियोनार्दो ने की थी। कब की थी? 1777 में की थी। भारत में इसका श्रेय 1939 में जाता है। किसके जाता है?
भारत में एक थे डॉक्टर संपत कुमार, डॉक्टर संपत कुमार थे पैलेस डेयरी फार्म में, तो उनको श्रेय आता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो पहली बार जब किया गया था तो पहली बार कौन सी गाय को गर्भित किया गया था? हल्लीकर गाय। हल्लीकर गाय में किस का वीर्य डाला गया था? तो होल्स्टीन का डाला गया था, होल्स्टीन फ्रीजियन, इसका वीर्य आपका डाला गया था। तो ध्यान रखना जो आर्टिफिशियल तरीके से पशुओं को गर्भित करते हैं उसे कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। सबसे पहले ये इसकी शुरुआत इन्होंने की, भारत में डॉक्टर संपत कुमार को श्रेय जाता है। एक और बात ध्यान रखिए कि भारत में पहला कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न जो हुआ है वो बछड़ा हुआ है, एक बुल काफ हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है? इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में हुआ है 1943 में। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया, गर्भकाल पढ़ा दिया मैंने आपको। उसके बाद पढ़िए तापमान यानी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो गाय का होता है 101.5 फ़ारेनहाइट, यानी कि इसको डिग्री सेल्सियस में बोलूं तो 38.5 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस, 38.9 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद 39.3 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 41.9 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद 39.1 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 39 डिग्री सेल्सियस होता है, 37.3 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके बाद 103 डिग्री 39.3 डिग्री सेल्सियस होगा, ये भी आपका। ठीक है जी, ये आपको फ़ारेनहाइट में दिया है तो मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में बता दिया है। श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट जो होता है आपको गिवन है, सबका क्या क्या होगा? नाड़ी गति, नाड़ी गति नीचे दिया है। नाड़ी गति को हमेशा पूंछ के नीचे से ज्ञात करते हैं, ये बात ध्यान रखना। पशुओं में जो नाड़ी गति होती है, नाड़ी गति उसको पूंछ के नीचे से ही ज्ञात करेंगे। एक और बात ध्यान रखना कि जो सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड होता है यानी कि गर्भकाल होता है वो हाथी में होता है, लगभग 640 से 660 दिन का होता है हाथी में। सबसे लंबा गर्भकाल इसका होता है। सबसे छोटा गर्भकाल जो होता है वो वर्जीनिया अफेफस का होता है। वर्जीनिया अफेसम एक जीव है, इसका गर्भकाल मात्र 12 दिन का होता है, मात्र 12 दिन का। ठीक है जी, तो ये तो थी आपकी एनिमल हस्बेंड्री पे कुछ बेसिक बातें भी करने के लिए बहुत सारी थी, और भी मैं चाहता था कि पहले आप लोग यही समझ लें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एनिमल हस्बेंड्री में मैं आपसे मिलूंगा। नेक्स्ट डेमो में आपके लिए कुछ ना कुछ और लेके आएंगे। प्रॉपर कोर्स अलग अलग होगा। फॉरेस्टर में एग्रीकल्चर के पार्ट के रूप में आएगा, कम आएगा। एनिमल हस्बेंड्री एग्जाम में बहुत डिटेल में आएगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।